हाँ, तो एक बार फिर से आप सभी का वेलकम, अभिनंदन। ये है अपनी इंग्लिश की क्लास थर्ड और इस थर्ड क्लास में थर्ड डे में आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड विलियम डगलस और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम करने वाले हैं, राइट। डीप वाटर चैप्टर है, राइटर है इसके विलियम डगलस। और यहाँ पे आप थोड़ा सा पहले जानिए कि चैप्टर में आखिर है क्या। तो विलियम डगलस इस चैप्टर के राइटर हैं, वो ये बताते हैं कि किस तरीके से वो एक बार तैरने का निश्चय करते हैं, मतलब तैरना सीखना चाहते हैं। और ये सीखने के लिए वो वाईएमसीए पुल पर जाते हैं। वाईएमसीए पुल जो कि काफ़ी सेफ जगह थी, उसी के पास में थी एक रिवर, याकिमा नदी जिसका नाम था याकिमा रिवर। काफ़ी ट्रिकरस थी, डेंजरस थी, खतरनाक थी। अब यहाँ पे जब वाईएमसीए पुल पर जाता है लेखक, तो वहाँ पे उसके साथ में एक दुर्घटना घटित हो जाती है और उस दुर्घटना से लेखक बहुत ही भयभीत हो जाता है, बहुत डर जाता है और एक प्रकार से मृत्यु तक से उसका सामना होता है। लेकिन धीरे 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 वो उस भय को दूर करने का प्रयास करता है, एक इंस्ट्रक्टर हायर करता है। इंस्ट्रक्टर जो है वो लेखक को लगातार प्रयास करवाता है, टुकड़ों टुकड़ों में उसे अभ्यास करवाता है, तैराकी सिखाता है और अंततः जो राइटर है वो तैराकी सीख लेता है और जो भय था पानी के प्रति उसके मन में, वो पूरी तरह से दूर हो जाता है। तो अब ये जो कहानी है, इस कहानी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे और साथ ही साथ ये प्रश्न भी, वहाँ पे जो बड़े प्रश्न रहेंगे, लघुतरात्मक प्रश्न भी हम करेंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न ऐसा आएगा कि भाई ये कहानी हमें क्या शिक्षा देती है, डीप वाटर जो स्टोरी है इससे हमें क्या सीख मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आज के इस क्लास में हम टोटली करने वाले हैं। चैप्टर बाय चैप्टर हम एक एक लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम से पहले कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। तो ये है थर्ड चैप्टर। आइए शुरू करते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले लेते हैं। प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ पहला कि लेक वेंटवर्थ इज सिचुएटेड इन। आपने जो चैप्टर पढ़ा उसमें एक जगह नाम आया है, एक वेंटवर्थ नाम की झील है, वो कहाँ पे स्थित है, इसका अर्थ ये है। तो बताना है आपको वो कहाँ पे स्थित है, इंग्लैंड में, न्यू हैम्पशायर में, साउथ हैम्पशायर में या फिर कैलिफोर्निया में। ध्यान रखना यहाँ पे कैलिफोर्निया का भी एक जगह उल्लेख आया है, साउथ हैम्पशायर का, न्यू हैम्पशायर का, इन सभी का उल्लेख आया है। बट वेंटवर्थ नाम की जो झील है वो कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। तो बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा न्यू हैम्पशायर। इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, आपको याद है ना, एक पैसेज आएगा आपकी बुक में से, किसी भी चैप्टर में से, प्रोज सेक्शन से, और वहां से 6 प्रश्न आएंगे। तो प्रश्न इसी में से आएंगे क्योंकि इस सारे चैप्टर्स को हमने इंक्लूड करके इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो यहाँ पे लिए हैं। अभ्यास कर लीजिए, आधे घंटे की क्लास रहेगी मुश्किल से, और इस तरीके से अगर आपने सही ढंग से अभ्यास कर लिया तो 6 नंबर आपके पक्के हैं, ध्यान रखना। अब देखिए नंबर 2 है दूसरा क्वेश्चन कि चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू डेफिनेट। अब ये जो प्रश्न, ये जो वर्ड है ना, ध्यान रखना, ये सेम टू सेम वर्ड पूछा जाएगा। और सबसे मुश्किल काम यही होता है कि आंसर तो आप कई बार दे देते हो, बट ये जो वर्ड होते हैं ना, ये इस प्रकार के कुछ निश्चित शब्द पूछे जाते हैं, उसका या तो सिमिलर वर्ड पूछा जाता है या अपोजिट पूछा जाता है। ये ढूंढने में आपको परेशानी आती है। तो पैसेज में इसका सिमिलर अर्थ क्या है वो आपको बताना है। तो पहले तो डेफिनेट जो है ना, इसकी मीनिंग क्या होती है, तो इसकी मीनिंग होती है निश्चित। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। तो इसका यहाँ पे क्या अर्थ रहेगा, इनडेफिनेट रहेगा, सर्टेन रहेगा, श्योर रहेगा या सेंसेशन रहेगा। तो डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित और यहाँ पे है श्योर। श्योर का मतलब होता है निश्चित। जब आपसे कोई कहता है ना कि भाई मैं पक्का मानो क्या, आप कहते हैं श्योर, ठीक है। तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन सी। इसका आपको सिमिलर वर्ड लिखना है श्योर। अगर यहाँ पे ऑपोजिट पूछा जाए, ठीक है ना, कि ऑपोजिट आपको बताना है डेफिनेट का, तो हम इसका ऑपोजिट बताएंगे इनडेफिनेट। तो इस तरीके से शब्दों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए और अगर यही प्रश्न आए ना तो आपका 100% राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड है ही कैंप्ड इन द हाई मिडोज बाय। अब उसने क्या किया कि अपने उस भय को दूर करने के लिए जब वो प्रयासरत था तो एक बार उसने एक कैंप लगा दिया अपना। कहाँ पे ये कैंप लगाया, इन हाई मिडोज, जो ऊंचे घास के जो मैदान थे पहाड़ी पर, ऊंचाई पर, वहां पे। बाय, बाय मतलब के पास में। किसके पास में, द साइड ऑफ वार्म लेक, उस वार्म झील मतलब जो गर्म झील थी उस गर्म झील के पास में, या फिर द ईस्ट ऑफ द विलेज, गांव के ईस्ट में, पूर्व में, या फिर द वेस्ट ऑफ द लेक, या फिर झील के पश्चिम में, या फिर द नॉर्थ ऑफ द विलेज, या गांव के उत्तर में।
तो बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। वो जो वार्म लेक थी, जो गर्म झील थी, उस गर्म झील के पास में उसने अपना कैंप लगा दिया और वहां पर वो अभ्यास करने लगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है कि द टाइम टेकन बाय द नरेटर टू स्लैक हिज फियर वाज। अब जब वो जो भय था, उस भय को हटाने के लिए वो लगातार प्रयास करता रहा, अभ्यास करता रहा, तो कितना समय लगाया था उसने, कितना टाइम लगा अपने उस फियर को स्लैक करने में, हटाने में, दूर करने में, भगाने में, कम करने में? 2 वीक्स, 1 मंथ, 2 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स? टोटल कितना टाइम लगा था उसे? तो उसे टोटल 3 मंथ्स लगे थे, पूरे 3 महीने लगे थे। उसने 3 महीने में अपना पानी के प्रति जो भय था उसे पूरी तरह से दूर कर दिया था। तो राइट आंसर है 3 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 है कि द नैरेटर सेड दैट ओनली दोज कैन एप्रिशिएट हु। नैरेटर यहाँ पे क्या कहता है, वर्णन करता है, यहाँ पे क्या कहता है कि केवल वही लोग एप्रिशिएट कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं। एप्रिशिएट का मतलब होता है किसी का प्रशंसा करना, जिन्होंने क्या किया हो, जो हैड नोन स्टार्क फियर एंड कॉन्कर्ड इट, जिन्होंने बहुत भयानक डर को महसूस किया हो और उसे जीता हो। खाली महसूस करने से नहीं है, उस पर जीत भी प्राप्त करी हो, वही लोग लेखक की इस कारनामे को की प्रशंसा कर सकते हैं। या फिर हैड सीन हार्ड वर्किंग पीपल, या फिर जिन्होंने बहुत कठिन मेहनत करने वाले लोगों को देखा हो, या फिर हैड अचीव्ड टारगेट, या फिर जिन्होंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया हो, प्राप्त कर लिया हो, या फिर हैड फेल्ट द नीड ऑफ एप्रिसिएशन। तो देखो करेक्ट आंसर रहेगा कि जिन्होंने बहुत ही स्टार्क फियर, भयानक डर को महसूस किया हो और साथ ही साथ उस डर को जिसने कॉन्कर्ड कर लिया हो, जीत लिया हो जिसने, वही जो है वो लेखक के इस काम की, इस डर को भगाने की प्रशंसा कर सकता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है द डिसीजन टेकन बाय द नरेटर वॉज। अब नरेटर ने जो डिसीजन लिया था, निर्णय लिया था, वो क्या था? गोइंग टू क्लब में जाना, बाइंग अ स्विमिंग सूट, या फिर एक स्विमिंग सूट खरीदना जो पहन करके वो स्विमिंग करेगा, बाइंग टूल्स, या फिर कुछ औजार खरीदना, या फिर टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, या फिर उसने ये तय किया कि वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करेगा। एक इंस्ट्रक्टर यानी एक प्रशिक्षक जो उसे तैरना सिखाएगा। इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है प्रशिक्षक। तो उसने एक प्रशिक्षक हायर करने का तय किया और फिर वो तैरना सीखेगा, ये उसने तय किया था। क्या किया था? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। उसने ये जब वो पूरी तरह से फेल हो गया, वो भय जो उसने घेर लिया उसे, और जब बिग ब्रूजर ने उसे पानी में फेंका, उसके बाद तो वो बहुत बुरी तरह से डर चुका था, लेकिन तय किया था उसने कि मुझे तैरना सीखना है, आई हैव टू लर्न टू स्विम, मुझे तैरना सीखना है, मतलब सीखना है। तो आखिरकार उसने एक इंस्ट्रक्टर हायर करने की योजना बनाई, एक इंस्ट्रक्टर हायर किया, 3 महीने तक अभ्यास किया और अंततः वो अपने उस काम में सफल हुआ और एक तैराक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही डिवाइडेड इनटू द लेक टू। उसने उस झील को डिवाइड किया, he divided into the lake to search gems, catch fish, swam across to the shore and back, and to sail into a boat। तो उसने फिर क्या किया? नेक्स्ट मॉर्निंग को उसने डिवाइडेड नहीं है, उसने डिसाइडेड है ना, डिसाइडेड है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये डिवाइडेड नहीं है। तो उसने डिसाइड किया था, क्या डिसाइड किया था? डिसाइड मतलब तय करना। तो उसने तय किया कि स्वाम अक्रॉस द शोर एंड बैक, कि वो जाएगा उस किनारे तक तैरता हुआ और फिर वहां से बैक आएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू बिग। बिग का मतलब होता है बड़ा। ओके, कोई बड़ा जो है उसका ऑपोजिट क्या होगा? तो इसका ऑपोजिट होगा भाई शॉर्टन, डिमिनिश, मिनिएचर, लार्ज। तो राइट आंसर रहेगा मिनिएचर। मिनिएचर मतलब बहुत संक्षिप्त, बिल्कुल छोटा, है ना, सूक्ष्म। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, मिनिएचर। बिग का ऑपोजिट होगा मिनिएचर। ध्यान रखना, मिलते जुलते सारे दिखाई देते हैं कि इसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट
बट यहाँ पे जो बता रहा हूँ ध्यान रखना, वही एग्जाम में लिखना, तभी राइट होगा। और ये प्रश्न अगर आया ना तो इसका राइट जो आंसर यहाँ पे बताया जा रहा है वही आंसर आपको वहां पे राइट माना जाएगा। इसीलिए अभ्यास कर लीजिए, इसीलिए रोज मैं आपके लिए जो क्लासें अवेलेबल करवाता हूँ ना, लगातार अभ्यास करते रहें, और अभ्यास करते करते आप वास्तव में परफेक्ट बन जाएंगे। अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है या अगर करी है और आप रिविजन करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। नेक्स्ट क्लास देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कि द टिप गिवन टू द नरेटर वॉज, नरेटर को क्या टिप दी गई थी, नरेटर को क्या जो है उसे सलाह दी गई थी कि उसे क्या करना है। लर्न स्विमिंग 1 आवर ओनली, केवल 1 घंटे वो स्विमिंग करे, या फिर एक्सहेल अंडर वाटर एंड रेज नोज टू इनहेल। एक्सहेल का मतलब होता है श्वास को बाहर निकालना, एक्सहेल का मतलब होता है श्वास को, एक्सहेल का मतलब होता है श्वास को बाहर निकालना, है ना, श्वास बाहर निकालना। जैसे पानी में आपने देखा होगा, पानी में जब तैरते हैं तो नाक को बाहर लेकर के श्वास को अंदर भरते हैं और पानी में जाके निकाल सकते हैं। तो पानी अंडर वाटर में, पानी के भीतर जाकर के श्वास को बाहर निकालना। एंड रेज टू इनहेल, इनहेल का मतलब श्वास लेना, है ना, श्वास को लेना। तो श्वास लेने के लिए जो है वो नाक को बाहर निकालना। तो उसे ये सिखाया गया, ये टिप दी गई कि जब तुम पानी के भीतर जाते हो तो पानी के भीतर जाकर के ये सीख लो कि तुम श्वास को निकालो तो भले अंदर चले जाओ, अंदर मुंह डाल के श्वास को निकाल सकते हो, लेकिन जब श्वास लेनी हो उस समय नाक को ऊपर उठा के अपने श्वास ले लो। ये उसे सिखाया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू एक्सहेल। एक्सहेल का मतलब होता है ना, अभी हमने देखा श्वास को बाहर निकालना, एक्सहेल का मतलब होता है श्वास को बाहर निकालना। तो श्वास लेना क्या होता है, श्वास लेने को क्या कहेंगे, है ना। आपने जैसे मान लीजिए लंबी लंबी श्वास लेना छोड़ना जैसे योगा करते हैं तो उसमें श्वास को लेने को कहते हैं इनहेल। इनहेल का मतलब होता है श्वास अंदर भरना, श्वास लेना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। ड्राउन का मतलब होता है डूबा, इनसाइड मतलब अंदर, इनटू द पॉन्ड मैंने तालाब के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो 11 नंबर है कि हीज लेग्स वर फीलिंग, जब वो पानी के भीतर जा रहा था, अंदर जा रहा था दूसरी बार और लास्ट में तीसरी बार, तो उसके पांव जो थे ना वो फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे। क्या महसूस कर रहे थे? फुल ऑफ स्ट्रेंथ, बहुत ताकत से भरे हुए थे। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, या फिर लकवा मार गया था और कठोर हो गए थे। सफोकेटिंग दम घुट रहा था, या फिर एकिंग दर्द कर रहे थे। तो वैसे तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन बी, पैरालाइज्ड एंड रिजिड। पैरालाइज्ड का मतलब होता है लकवा मार गया, उसके पांव काम नहीं कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे निष्क्रिय हो गए थे, बेजान से हो गए थे और कठोर हो गए थे जब वो पानी के भीतर जा रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था, उसने ऐसा महसूस किया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। 12वां प्रश्न है कि चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू या वन वर्ड फॉर। आप इसके लिए तो इसके सिमिलर वर्ड ढूंढिए इसका, या फिर इसके लिए वन वर्ड ढूंढिए। सडन अनकंट्रोलेबल फियर, एक ऐसा भय जो अचानक से अनियंत्रित हो जाए, जिस पे अपन कंट्रोल नहीं कर सके, ऐसे भय को हम क्या कहेंगे? ऐसे भय को हम टेरर कहेंगे, फियर कहेंगे, पैनिक कहेंगे या स्लैक कहेंगे। देखो ये सारा, इन सभी का अर्थ होता है भय, इन सभी का अर्थ होता है पैनिक, डर, एक प्रकार से बहुत डरावना, बहुत ही डरावना भय, तो उसे हम पैनिक कहते हैं। जो अनकंट्रोलेबल हो जाए, जिस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बहुत भयानक डर जो होता है वो पैनिक कहलाता है। राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू डेड। डेड का मतलब होता है मृत। ओके, तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? इसका विलोम शब्द क्या होगा? लाइफ, अलाइव, लिव या फिर लाइव। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, अलाइव। अलाइव मैंने जीवित, डेड मैंने मृत। ओके, डेड का मतलब होता है मृत और इसका मतलब होता है जीवित। ठीक है, ये है जीवित। ओके, वैसे लीव का मतलब छोड़ना होता है, लाइव का मतलब होता है, लाइव मैंने जिंदा। ओके, लाइव मैंने जिंदा, और लाइव का मतलब जैसे लाइव क्लास भी होती है, प्रसारण, सीधा प्रसारण। लाइफ मैंने जीवन होता है और अलाइव मतलब जीवित होता है। तो थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस है इन वर्ड्स में, ये आपको समझना है और यही आपको जीत दिलाएगा। जो अभ्यास करेगा वो जीतेगा। देखो बाकी डेड के हिसाब से अगर सारे एक जैसे लग रहे हैं,
बट एग्जैक्ट वर्ड क्या है वो आपको पता लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि द थिंग दैट फ्रोज हिम इन वॉज, वो चीज जिसने उसे अंदर पूरी तरह से जमा दिया था, भयंकर रूप से डर गया था, क्या था? अ क्रोकोडाइल था, या फिर एन एलिगेटर था, या फिर हीज स्क्रीम एंड फिर अ बिग फिश। क्या चीज थी जिसने उसे अंदर तक डरा दिया था, अंदर तक जमा दिया था? वो थी इसकी उस हीज स्क्रीम्स, उसकी चीख है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द टेरर डज नॉट नो एनी, भय होता है ना, भय जो डर होता है वो नहीं जानता, वो किसको नहीं जानता? अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल, फियर, पेन या फिर हैप्पीनेस। तो भय जो है वो बच्चों नहीं जानता अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल। अब जो कोई व्यक्ति भयभीत हो जाता है तो फिर उसे समझ में नहीं आता क्या करना है, और फिर वो अपने आप पे नियंत्रण भी नहीं रख पाता, फिर तो जो होना है वही होता है। तो ये भय जो है वो अंडरस्टैंडिंग को नहीं जानता, भय जो है वो कंट्रोल को नहीं जानता। अगला क्वेश्चन देखिए है 16 नंबर कि द फियर ऑफ द नैरेटर वाज ऑफ, लेखक को किस चीज का भय था, किस चीज का डर था? स्विमिंग का था, लर्निंग टू स्विम, या फिर अननोन फियर, या फिर फियर ऑफ डेथ। उसे मृत्यु का भय था, उसे कोई अज्ञात भय था, या फिर लर्निंग टू स्विम उसे तैरना सीखने का भय था, या फिर उसे स्विमिंग का तैराकी का भय था? किस चीज का उसे भय था? तो उसे भय था स्विमिंग का। वो स्विमिंग करना चाहता था बट उसे डर लगता था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कहीं मैं पानी में डूब तो नहीं जाऊं, तो ये स्विमिंग का उसे डर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फ्रॉम वेयर डिड ही स्टार्ट हिज जर्नी, उसने फिर अपनी यात्रा शुरू कहां से करी, कहां से उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया? ऑप्शन 1 बॉटम ऑफ द पुल, पुल के बॉटम से, फार एंड ऑफ द पुल, YMCA क्लब एंड टू द अदर क्लब। तो उसने अपनी यात्रा जो है वो शुरू करी थी बॉटम ऑफ द पुल, पुल के पैंदे से। जब वापस वो ऊपर आना शुरू करता है ना, जो नीचे जब पहुंचता है वो सोचता है कि मैं जाऊंगा नीचे से, जोर से जंप लगाऊंगा, मैं कॉर्क की तरह ऊपर आ जाऊंगा। तो जैसे वो नीचे पहुंचता है वहां से अपनी यात्रा शुरू करता है धीरे धीरे ऊपर आने की, तो बॉटम ऑफ द पुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है देखिए 18 कि हिज फादर टूक हिम टू द बीच इन, एक बार जब वो छोटा था, 4-5 साल का था, वो याद करता है जिस दिन वो पहली बार YMCA पुल पर गया था, जब वो 10-11 साल का था। उस समय वो याद करता है पिछली एक घटना कि जब मैं एक बार मेरे पिताजी के साथ में मैं बीच पर गया था, और जब वो छोटा था तो वहां पे एक लहर आई थी, उस लहर ने उसको गिरा दिया था, लहर उसके ऊपर से होके चली गई थी। तो वो बीच कहां पर था, वो बीच किस जगह पे था? YMCA में था, कैलिफोर्निया में था, अटलांटिक में था, या फिर पैसिफिक में था? तो वो बीच था कैलिफोर्निया में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कि एक बार कैलिफोर्निया के बीच पर वो अपने पिता के साथ गया था, तब उसके साथ ये एक घटना घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है कि द पुल मेंशन्ड इन द पैसेज इज, इस अध्याय में जिस पुल की बात करिए वो पुल कौन सा है? वो याकिमा है, वो YMCA पुल है, वो सैलो पुल है, या फिर वो बिग लेक ऑफ USA है? तो बच्चों वो है YMCA पुल। ओके, याकिमा तो रिवर थी, ये पुल नहीं था, बट ये तो क्या थी, एक रिवर थी और ये पुल था, और इसी पुल में वो तैराकी सीखने का निश्चय करता है, तैराकी सीखने का जो वो अभ्यास यहीं पे करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जस्ट वेट प्लीज 1 मिनट है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो राइट आंसर इसका था YMCA पुल। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बॉय पैडल्ड विथ हिज वाटर विंग्स व्हाइल ही वाज, वो जो बच्चा था वो अपने जो वाटर विंग्स उसने खरीदे थे, राइट, पहनने के, जिस पे को पहन के वो तैराकी करता था, तो वो उनको पहन करके तैराकी करता था कब? जब वॉचिंग द अदर बॉयज, वो दूसरे बच्चों को देख देख करके सीखता था, या फिर टॉकिंग टू अदर बॉयज, या फिर दूसरे बच्चों से बात करते करते वो सीखता था, या फिर स्विमिंग द बॉयज, या फिर उन बच्चों को स्विमिंग करते, या फिर प्लेइंग द बॉयज। तो राइट आंसर था कि जब वो उसमें होता था ना तालाब में, तो दूसरे बच्चे जिस तरीके से वो हाथ पांव हिलाते थे वाटर विंग्स को पहन करके, वैसे के वैसे उन सबको देख करके ये भी जो है वो हिलाता था उन वाटर विंग्स को। तो राइट आंसर ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 21 कि द नरेटर्स एज वाज, नरेटर की उम्र क्या थी जब वो वाईएमसीए पुल पर गया था, जब वो पहले दिन पहली बार जब वो वाईएमसीए पुल पर गया था? 16 ईयर्स, 15 ईयर्स, 12 ईयर्स या फिर 10 और 11 ईयर्स? तो करेक्ट आंसर है 10 और 11 ईयर्स। जब वो वाईएमसीए पुल पर स्विमिंग सीखने के लिए गया तो उस समय उसकी उम्र थी 10 या 11 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22। चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू पुश। पुश का सिमिलर वर्ड आपको ढूंढना है, इसका समानार्थक शब्द। तो क्या होता है? पुश का मतलब होता है धक्का मारना, राइट? टेक, पुल, सेफ या सीज, तो इसका आपको सिमिलर वर्ड ढूंढना है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर रहेगा पुल। ओके, पुश का, बट यहां पे जो है ना, यहां पे सिमिलर वर्ड नहीं है, ये इसका ऑपोजिट वर्ड है। पुश का ऑपोजिट वर्ड है यहां पे, पुश का ऑपोजिट वर्ड है, पुश का ऑपोजिट वर्ड है, राइट? पुल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 23। चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू प्लेजेंट। प्लेजेंट का मतलब होता है खुश, तो प्लेजेंट का ऑपोजिट वर्ड बच्चों रहेगा यहाँ पे अनप्लेजेंट। ओके, ऑपोजिट वर्ड विलोम शब्द है अनप्लेजेंट। एंड नेक्स्ट है, अब चलिए, तो ये तो हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, और अब यहाँ पे हैं बड़े क्वेश्चंस, थोड़े से इनका भी अभ्यास कर लेते हैं। प्रश्न है कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। याद करिए, यहाँ पे ये जो सेज रूजवेल्ट जो थे, जो इसके मित्र थे, है ना, विलियम डगलस के और अमेरिकी राष्ट्रपति, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमें डरना है ना तो किससे डरना है? भय से डरने की जरूरत नहीं है। भय स्वयं जो है उसे भय से डरना है, मतलब किसी चीज से नहीं डरना है। तो ये बात कही थी उसने। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। और या फिर अथवा में अगर कोई प्रश्न आता है तो इसका दूसरा प्रश्न ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ द लेसन डीप वाटर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसलिए मैंने पहले से लिख दिया, इसमें इंपॉर्टेंट आएगा प्रश्न। इस डीप वाटर चैप्टर जो है, लेसन जो है, इसका मैसेज क्या है, क्या शिक्षा क्या मिलती है हमें? तो देखो क्या शिक्षा ये आवे कि ऐसा आवे, आपको आंसर ये लिखना है कि इन डेथ देयर इज पीस। मृत्यु में शांति है। मरने के बाद कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं, कोई किसी प्रकार के विचार नहीं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांति। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। भय किस में है? टेरर किस में है? केवल मृत्यु से डरने में भय है। मृत्यु में भय नहीं है, बल्कि मृत्यु से डर रहे, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। जब तक जिंदा है आदमी तब तक डरता है, लेकिन मृत्यु के बाद तो फिर तो शांति शांति है। दिस इज द मैसेज ऑफ द लेसन। यही तो इस अध्याय का मैसेज है। रूजवेल्ट हैड सेड, रूजवेल्ट ने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। अगर हमें किसी चीज से डरना है तो वो भय है। हमें भय से डरना है और किसी चीज से नहीं डरना है। ऑल टेरर्स एंड फियर्स आर साइकोलॉजिकल। ये हमारे दिमाग की उपज है, ये हमारा मनोविज्ञान है, ये मनोवैज्ञानिक चीज है जो हम डरते हैं। वी कैन कॉन्कर देम, हम उसे जीत सकते हैं। किसको? भय को। ओनली वी हैव टू बी डिटरमाइंड, केवल हमारे भीतर दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं। और किया ना विलियम डगलस ने। अगर वो पानी में, देखो पहली बार कब डूबा? जब वो 3-4 साल का था, पिताजी के साथ कैलिफोर्निया के बीच पे गया था और वहां पे उसे लहर ने गिरा दिया, वो भयभीत हो गया, लेकिन फिर भी हिम्मत करी। 10-11 साल का हुआ तो फिर से वो वाईएमसीए पुल पे जाता है। वहां पर भी कुछ दिनों के बाद में एक बिग ब्रूजर बॉय उसे तालाब में फेंक देता है और मरते मरते बचता है। अब आप सोचिए, अगर कोई डरपोक आदमी होता तो दोबारा पानी के पास कभी नहीं जाता। बट इसने क्या किया? इसने लगातार अभ्यास किया, इंस्ट्रक्टर हायर किया, अकेले अभ्यास किया और आखिरकार उसको जीत लिया। तो यही चीज हमें यहां पे सीखनी है भाई। हाँ, तो अब देखो, ओनली वी हैव टू बी डिटरमाइंड। डगलस कॉन्कर्ड द फियर ऑफ वाटर ओनली बाय मेकिंग हिमसेल्फ अ परफेक्ट स्विमर। तो इस तरीके से विलियम डगलस ने अपने उस डर को एक स्विमर बन करके भगा दिया, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, What had happened when William Douglas was 10 और 11 years old? जब वो 10 या 11 साल का था तो उसके साथ क्या हुआ था? चलिए फटाफट से देख लेते हैं। A misadventure happened when William Douglas was 10 और 11 years old. जब वो 10 या 11 साल का था तो उसके साथ एक दुर्घटना घटी। He was alone at the YMCA swimming pool. एक दिन की बात है कि वो YMCA पुल पे अकेला था। A big bully of a boy
टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पुल। एक बिग ब्रूजर बॉय आया, उसे उठाया और जो उसका गहरा वाला भाग था पुल का उसमें फेंक दिया। ही नियरली ड्राउंड, लगभग वो डूबते हुए बचा। ही हैड टू अंडरगो अ लॉन्ग एंड इंटेंस सफरिंग ड्यूरिंग दोज मोमेंट्स। वो जो क्षण थे ना, उस दौरान बड़े मुश्किल क्षणों से उसे गुजरना पड़ा। बट एट लास्ट ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग बिसाइड द पुल। लेकिन अंततः उस जब वो होश आया ना उसको, तो उसने अपने आप को पुल के किनारे पाया था। तो ये घटना घटी थी भाई उसके साथ में। तो क्या घटा था? ये घटा था, क्या हुआ था? ये चीज हुई थी जो हमने यहाँ पे देखी। नेक्स्ट देखिए क्या है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ हिज बॉडी व्हेन ही वाज अंडर वाटर इन द पूल। जब वो पानी के भीतर था उस समय उसकी कंडीशन क्या थी, ये बताइए। जब वो पानी के भीतर जा रहा था, नीचे जा रहा था, वो कंडीशन बताइए क्या कंडीशन थी। तो देखो लिखा है कि ही फेल्ट सफोकेटिंग अंडर द वाटर। जब वो पानी के भीतर था तो उसका दम घुटने लगा, उसका दम घुट रहा था। ही हैड swallowed द वाटर एंड चॉक्ड। उसने पानी को निगला, क्योंकि जैसे ही श्वास लेने के लिए मुंह खोला या फिर नाक से सांस ली तो अंदर पानी गया, पानी निगल लिया उसने मुंह से, जैसे आ किया पानी निगला और उसका गला अवरुद्ध हो गया। ही ट्राइड टू ब्रिंग हिज लेग्स अप। उसने अपने पांवों को ऊपर लाने की कोशिश की, बट दे बिकेम लाइफलेस एंड पैरालाइज्ड। लेकिन वो निष्क्रिय हो गए, पैरालाइज्ड हो गए। ही हैड लॉस्ट ऑल हिज ब्रेथ। उसकी सांस लगभग जा चुकी थी। His lungs ached and had pounded। उसके फेफड़े जो थे ना वो फटने लगे और उसका दिमाग जो है वो सुन्न हो गया। He was getting dizzy। अब उसे नींद टाइप होने लगा क्योंकि वो बेहोशी की स्थिति में जा रहा था। And he felt stiff and rigid with fear। और अब तो भय से वो बिल्कुल कठोर हो गया था, बिल्कुल निष्क्रिय सा जो है वो हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक विलियम डगलस अ परफेक्ट स्विमर। भाई उस जो इंस्ट्रक्टर था, जो प्रशिक्षक था, उसने विलियम डगलस को किस तरीके से पूर्ण तैराक बना दिया। ध्यान रखना ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपोर्टेंट है, आराम से समझिएगा और याद करिएगा। उसने उसको तैराक कैसे बनाया, तो याद है ना, उसने धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में उसे सारी चीजें सिखाई। एक पुली लाई, उसके कमर से एक बेल्ट से एक रस्से का एक हिस्सा बांधा गया, पुली के ऊपर से होते हुए दूसरा हिस्सा उसने पकड़ लिया। फिर वो कभी उसको लूज करता तो वो पानी के अंदर जाता, फिर उसको खींचता बाहर लाता था। फिर ये सिखाया कि तुम जो है वो जब पानी के भीतर जाओ तो श्वास को छोड़ो और श्वास लेने के लिए फिर से नाक को ऊपर करो। तो इस तरीके से सारी चीजें उसने सिखाई थी। तो आप लिखेंगे कि द इंस्ट्रक्टर मेड विलियम डगलस प्रैक्टिस 5 days a week। सप्ताह में 5 दिन उसने अभ्यास कराया। एन आवर ईच डे, प्रतिदिन 1 घंटा, तो सप्ताह में 5 घंटे। ही पुट अ बेल्ट अराउंड डगलस। उसने विलियम डगलस की कमर के चारों तरफ एक बेल्ट बांधा। अ रोप वॉज अटैच्ड टू द बेल्ट। और उस बेल्ट से एक रस्सा बांध दिया गया। द रोप वेंट थ्रू अ पुली। और वो रस्सा जो बांधा ना वो एक पुली से होते हुए उसने पकड़ लिया। ही वॉज मेड टू गो बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल। और उसे आगे और पीछे जाने के लिए उसे कहा गया। ही वॉज टॉट हाउ टू एक्सहेल एंड इनहेल। उसे ये भी सिखाया गया किस तरीके से श्वास को छोड़ना है, किस तरीके से श्वास को लेना है, ये भी सिखाया गया। 10 इस प्रकार पीस बाय पीस, टुकड़ों टुकड़ों में द इंस्ट्रक्टर बिल्ट डगलस अ स्विमर। उस विलियम डगलस को जो है एक स्विमर, एक तैराक बना दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 है एक फिर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अच्छा इंपोर्टेंट है कि चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू चांस। चांस का सिमिलर वर्ड ढूंढना है, इसका समानार्थक शब्द ढूंढना है। अपॉर्चुनिटी, लकीली, कोइंसिडेंटली या फिर इनिशियली। तो बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा 28 का ऑप्शन 1 अपॉर्चुनिटी। चांस का मतलब होता है एक अवसर, अपॉर्चुनिटी का मतलब भी होता है एक और अवसर दिया जाना। तो देखिए ये हमने आज किए हैं 3rd चैप्टर डीप वाटर के एमसीक्यूज प्लस क्वेश्चन आंसर्स, और हमने समझा इस टोटली चैप्टर को, और इसी तरीके से 1 बाय 1 अपन आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास कैसी लगी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और लाइक तो जरूर करिए इस क्लास को, बिना लाइक की कोई भी मत जाना। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लगातार आपको हर टाइप से मैं कोशिश कराऊंगा, अच्छी तरह से आपको चीज़ें करवाने का अभ्यास करूंगा, इसलिए आप लोग क्लास को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अपने बाकी जो क्लासें हैं वो भी आपको मिलती है, हिंदी अनिवार्य है, इंग्लिश कंपलसरी है, हिंदी साहित्य
साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सारी क्लासें अपनी वैसे ही चलती रहेगी और अपनी लाइव क्लासें भी होती है। अभी पिछले कुछ दिनों से बंद है, 2-3 दिन से, बट मैं बहुत ही जल्दी लाइव क्लासें एक बार फिर से शुरू करूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।